एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आपका रेहान्स बायोलॉजी में। पिछले वीडियो में हमने बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ बॉटनी के थ्योरी पेपर्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको उससे बहुत हेल्प मिली होगी, या अगर अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने हैं तो आपको उसमें काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। आज इस वीडियो में हम ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में ज़ूलॉजी का जो थ्योरी पेपर प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम के पर्पस से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको आइडिया होगा, मालूम हो गया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वो पैटर्न थोड़ा वेरिएबल है। कहीं पर पूरा पेपर एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय रूप में आ सकता है, और या जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है लॉन्ग, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, उस तरह का पैटर्न भी हो सकता है। हम जो वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे टॉपिक या पेपर, वो एक्चुअली उसी पुराने पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना होते हैं आपको, और शॉर्ट नोट्स भी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। चूँकि मिड टर्म एग्ज़ाम में अधिकतर जगह पर जो यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनमें ड्यूरेशन कम रखी गई है। 1 घंटे का पेपर रखा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर का जो साइज़ है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, वो भी रिड्यूस किए गए हैं कई जगह पर। तो जो आपके लिए पैटर्न है पॉसिबल, एक सेक्शन ए होगा आपके लिए, उसमें आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस दिए होंगे लॉन्ग आंसर वाले, जिसमें से आपको एक करना होगा। दूसरा सेक्शन जो है, सेक्शन बी, वो शॉर्ट नोट्स का है। उसमें आपको 5 से 6 टॉपिक्स दिए होंगे जिन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। और याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में वर्ड लिमिट है 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में आपको वो नोट लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके लिए कोई वर्ड लिमिट नहीं है। यहाँ आप अपने आसानी के लिए, अपनी नॉलेज के बेस पर जितना बड़ा बेहतर आंसर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, वो लिख सकते हैं। तीसरा जो सेक्शन है, सेक्शन सी, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग 5 क्वेश्चंस होंगे, और आपको उसमें से सही उत्तर छांट के लिखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन ए में हमारे लिए कौन से क्वेश्चंस जो हैं या टॉपिक्स वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं रेहान्स बायोलॉजी पर, तो कुछ दिन पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। काफ़ी डिटेल में उसमें मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बात की थी। पॉपुलरली इसके फंक्शंस के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इस नाम से भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर वो क्वेश्चन आता है, तब भी आपको जो इसके कार्य हैं और इसका मेन फंक्शन जो है, मुख्य कार्य जो है, संचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करना, और वो ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाती है कोशिकाओं में, और जब भी ज़रूरत होती है कोशिका को, तो वो उन एटीपी अणुओं का उपयोग करती है। इसीलिए उनको एनर्जी कॉइन्स कहते हैं, ऊर्जा के सिक्के। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आपको यहाँ पर संरचना बतानी है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, न सिर्फ आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, बल्कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट के जब फाइनल एग्जाम होंगे लगभग जनवरी फरवरी के आसपास, तब भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैयार कीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो पिछले वीडियोस को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी पार्ट 1 के ज़ूलॉजी लेक्चर्स की, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर एक वीडियो मिलेगा, और आपको उम्मीद है कि वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके लिए चॉइस होगी तो अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, वॉटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलिनी डीएनए मॉडल समझाइए। एक्सप्लेन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए एज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये एक पुराना टॉपिक है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। डीएनए की जो संरचना है उसको समझाने के लिए वॉटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने, जेम्स वॉटसन और FHC क्रिक,
उनके द्वारा लगभग 1951 के आसपास जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि डीएनए द्विसूत्री यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है और उसके अंदर दोनों चेन्स कुंडलित अवस्था में होती हैं, तो वो डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल कहलाता है। और उसी को एक्सप्लेन किया गया है वाटसन क्रिक द्वारा अपने द्विकुंडलिनी डीएनए मॉडल या डबल हेलिकल डीएनए मॉडल में। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको उसमें पहले केमिकल कंपोनेंट्स या केमिकल कॉम्पोजिशन जो है डीएनए की, रासायनिक संरचना, उसके बारे में बताना होगा और फिर आप डीएनए का जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन करेंगे। रासायनिक संरचना में आपको न्यूक्लियोटाइड के जो घटक हैं, आप जानते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, और वो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें हर एक यूनिट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड की बनी होती है। और वही न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक बहुत ख़ास तरह के बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उनके द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। इस टॉपिक में भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो काफ़ी पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था डीएनए के बारे में भी, आरएनए के बारे में भी, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा बीएससी पार्ट 1 की ज़ूलॉजी लेक्चर्स की। डीएनए पर आपको एक बहुत डिटेल में और काफ़ी सारी नई जानकारियाँ जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, उनके साथ आपको वो वीडियो मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन आपके लिए चॉइस में है, मेंडल के आनुवांशिकी नियमों का वर्णन कीजिए। डिस्कस मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी एक अच्छा बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोनों तरह के एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी। मेंडल ने गार्डन पी पाइसम सटाइवम, वो बॉटनिकल नेम है उस पौधे का, उस पौधे पर जो है अपने प्रयोग किए और उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, बाद में उनके निष्कर्षों के आधार पर आनुवांशिकी नियम बने, जिन्हें हम मेंडल के आनुवांशिकी नियमों के नाम से जानते हैं। 3 नियम है वो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। तो ये 3 नियम आपको जो है वो एक्सप्लेन करने हैं इसमें। एक अच्छा क्वेश्चन है, साथ में अगर आप उसके क्रॉस भी देंगे, क्योंकि उसमें से 2 जो लॉ हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। तो आप अगर वो क्रॉस के एग्जाम्पल साथ में दे दें तो आपका आंसर बहुत बेहतर होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कीजिएगा। इसके बाद एक और चॉइस में आपके लिए क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है? मनुष्यों में लिंग सहलग्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। हमारे अंदर 2 तरह के लक्षण हैं, एक हमारे दैहिक लक्षण, सोमैटिक कैरेक्टर्स, जो हमारे जीवन में अपनी जो हमारा जीवन काल चल रहा है उसके अंदर विकसित हुए हैं, वातावरण के प्रभाव से, हमारी अपनी आदतों से, हैबिटेट से। दूसरे तरह के लक्षण वो हैं जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं, हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, और पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स, जो लक्षण आप में पहुँचे हैं वो जीन्स के द्वारा पहुँचे हैं, उनको हम जेनेटिकल कैरेक्टर्स या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे रोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे लक्षण हैं जो लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, क्योंकि उनके जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। मनुष्यों में आपको मालूम है जो मेल हैं, पुरुष जो हैं, उनमें XY ये क्रोमोसोम होते हैं, जो आपके गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो हैं उनके रूप में, सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में, और फीमेल में यानी कि स्त्रियों में ये लिंग गुणसूत्र जो हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ये XX के रूप में होते हैं। तो जो लक्षण या जो आनुवांशिक रोग इनमें से किसी क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, उनके जीन, उनको लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। आप याद रखिएगा, मनुष्यों में 2 रोग हैं, एक रोग है हीमोफीलिया और एक रोग है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ये 2 ऐसे लिंग सहलग्न लक्षण हैं जो मनुष्यों में X क्रोमोसोम पर इनके लिए जीन्स पाए जाते हैं और एक से अगली पीढ़ी में इनका स्थानांतरण होता है। तो आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन के आंसर में वही दोनों एक्सप्लेन करने हैं, हीमोफीलिया भी और कलर ब्लाइंडनेस भी। इसके अलावा भी आपको बताने हैं कि X लिंग डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं,
एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं, वाई लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर और वाई लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं। ये इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आप हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा बेहतर आंसर बनेगा और उम्मीद है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या बहुत बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और तरह के क्वेश्चंस इस पेपर में बहुत पॉपुलर है, जो पहले पुराना पैटर्न था उसमें भी पूछे जाते थे और उम्मीद है आपसे अभी भी पूछे जाएंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। जो निम्नलिखित ये नीचे पेयर हैं इनके बीच में आपको अंतर करना है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे अंतर स्पष्ट करने को कहा जाता है तो उसको कॉलम बनाकर पॉइंट वाइज लिखिए ताकि एक एक पॉइंट जो है उसके अनुसार अंतर स्पष्ट हो। अगर आप हेडिंग डाल के लिखते हैं तो वो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है वो अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं। तो अंतर स्पष्ट करने को अगर कहा गया है, डिफ्रेंशिएट करने को कहा गया है तो डेफिनेटली आपको उसी तरह से लिखना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेयर्स में से हैं जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए दी जाती हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर, माइटोसिस व मियोसिस में अंतर और न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड में अंतर। न्यूक्लियोटाइड इसमें से आपके लिए एक शॉर्ट नोट के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले सेक्शन में उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफरेंस करने के लिए खासतौर से प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और डीएनए आरएनए ये बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन है जिनके बारे में डिफ्रेंशिएट कराया जाता है या आपसे अंतर पूछा जाता है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन दिए और उसमें चॉइस हो तो अगर आप ये वाला पार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएट करने वाला, ये बहुत बेहतर इंप्रेशन एग्जामिनर्स पर डालता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी बहुत बेहतर तैयारी है। आप डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब करते हैं तो वो हर स्टूडेंट आसानी से कर लेता है जिसने थोड़ा भी पढ़ा होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आप वेल प्रिपेयर्ड हो, पूरी तरह से तैयार हो, बहुत बेहतर आपने तैयारी की होगी। और तैयारी जो स्टूडेंट ने की है एग्जामिनर उसके नॉर्मली कोई नंबर नहीं काटते, बेहतर आपके लिए मार्किंग होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन करना हो लॉन्ग में तो अगर आपके ये इस तरह के डिफरेंस वाले जो टॉपिक हैं ये तैयार हैं अंतर स्पष्ट करने वाले, तो इस टॉपिक को ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेपर के सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाएगा, संक्षिप्त टिप्पणियाँ, और ध्यान रखिएगा कि 100 शब्दों में आपको एक टिप्पणी या एक नोट लिखना है। 10-5 अगर शब्द ज़्यादा हो जाए तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुगने संख्या ना हो शब्दों की तो 100 शब्दों के आसपास आपको जो है वो नोट पूरा करना होगा। आपके लिए जो इस पेपर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं शॉर्ट नोट के पर्पज़ से, संक्षिप्त टिप्पणियों के पर्पज़ से, सेक्शन बी में वो आपके सामने हैं। कुछ इसमें क्रोमोसोम्स जिनको आमतौर पर हम गुणसूत्र कहते हैं उस पर आपको नोट लिखना है। लाइसोसोम्स एक तरह के कोशिकांग हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए और डीएनए को हम संयुक्त रूप से न्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि वो एसिडिक कंपाउंड होते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं, तो उनके बारे में नोट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल का जो नियम है प्रभाविता का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो कहता है कि जब विपरीत लक्षणों के पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में दोनों में से किसी एक पेरेंट के लक्षण या कैरेक्टर जो हैं वो प्रकट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन कई ऐसी कंडीशन देखी गई जहाँ पर ये नियम सही सिद्ध नहीं होता है और वहाँ पर विपरीत लक्षणों के 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस के बाद अगली पीढ़ी में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर का मिक्सचर, यानी कि दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो हैं वो विकसित हुए, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया जाता है, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं, उसके रेड और वाइट फ्लावर की वैरायटी को जब क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में दोनों पेरेंट का कोई कैरेक्टर नहीं आता है, ना रेड फ्लावर ना वाइट फ्लावर, बल्कि उनका बीच का एक कैरेक्टर है पिंक फ्लावर, वो डेवलप होता है, जो ये बताता है कि मिराबिलिस जलापा में या 4 o'clock प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है जिसमें रेड फ्लावर वैरायटी वाइट फ्लावर पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होती है। तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रॉस ज़रूर बनाइएगा इसमें आप, तो आपका आंसर ज़रा बेहतर बनेगा। कैरियोटाइप, इस पर नोट लिखना है, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपके इस पेपर में। एक यूनिट कैरियोटाइप के नाम से है, ह्यूमन कैरियोटाइप के नाम से। कैरियोटाइप का मीनिंग होता है कि
किसी भी प्रजाति के, किसी भी स्पीशीज के क्रोमोसोम्स के वो कैरेक्टर्स जिनके बेस पर हम उस स्पीशीज के क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं या पहचानते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी स्पीशीज के क्रोमोसोम देख रहे हैं तो उनका नंबर, उनका शेप एंड साइज, उसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन, उसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रेजेंस या एब्सेंस और सैटेलाइट का होना या ना होना, ये कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बेस पर आप तुरंत पहचान लेते हैं कि ये किस स्पीशीज़ के क्रोमोसोम हैं। तो वही कैरियोटाइप कहलाते हैं लक्षण जो क्रोमोसोम को पहचानने में सहायता करते हैं। और जब उसको आप एक डायग्राम के रूप में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये आइडियोग्राम कहलाता है। तो एक बहुत अच्छा नोट है, आप इसको तैयार करिएगा ज़रूर, और फाइनल एग्जाम में भी आपको ये उम्मीद है कि मिलेगा, उस पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। सेल जंक्शंस, ये एक नया टॉपिक है जो इस साल ज़ूलॉजी के थ्योरी पेपर में शामिल किया गया है। जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनकी सेल्स आपस में किस तरह से जुड़ी रहती हैं। आप जानते हैं प्लांट टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स, वो आपस में एक लेयर के कारण जुड़ी रहती हैं जो सीमेंट के जैसा काम करने वाली एक लेयर होती है जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनमें सेल्स के बीच में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, टाइट जंक्शंस कहते हैं उनको, कुछ को, उसमें गैप जंक्शंस हैं, उसमें डेस्मोसोम्स हैं। तो आपको इस टॉपिक में यही बताना है कि जो सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं उनके जो जुड़ने के जो बिंदु हैं, जो जंक्शन पॉइंट्स हैं, वो कितने तरह के हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स के नाम भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। कैडेरिन एक प्रोटीन का नाम आएगा, वो सेल जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और आप में से जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी बेहतर ढंग से पढ़ी है तो ये आपको टॉपिक वहाँ भी मिलेगा। जो एनिमल टिश्यूज़ का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का जो एक वहाँ पर चैप्टर है, उसमें भी गैप जंक्शंस और दूसरे सेल जंक्शंस की बात की गई है। तो अगर आप बेहतर ढंग से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं पिछले 2 साल से तो आपके लिए ये एक रिपीटिशन टॉपिक है, अदरवाइज़ आप इसको पहली बार पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ दिनों में एक वीडियो अपलोड करें जिसमें हम सेल जंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको उससे काफ़ी आसानी होगी। अगला एक नोट है, बहुत कॉमन नोट है, ये बहुत बार पूछा गया है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। श्लाइडेन और श्वान द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी उसका मॉडर्न वर्जन भी है, और जो श्लाइडेन और श्वान ने थ्योरी दी थी वो भी आप जानते हैं, उसी को इसमें लिखना है। अगला एक टॉपिक है लास्ट इसमें सॉरी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्लाज्मा भित्ति की संरचना को समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर और निकलसन, 2 वैज्ञानिकों के नाम है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके द्वारा जो सेल थ्योरी इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल मॉडल है और लगभग हर तरह की कोशिकाओं में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को स्पष्ट करता है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बेहतर इसके साथ एक डायग्राम भी अवेलेबल है। पिछली वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है बीएससी पार्ट 1 की, उसमें जाकर देखिएगा, तो हमने एक बहुत डिटेल में एक वीडियो इस पर बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और उसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी बनाया है। सेल थ्योरी के बारे में भी आप एक वीडियो दे सकते हैं जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी को डिस्कस किया था, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं शॉर्ट नोट के पर्पज़ से। इनमें से किसी 3 या 4 पर आपसे कहा जाएगा नोट लिखने के लिए, और कोई भी नोट 100 शब्दों से ज़्यादा का ना हो, ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द अगर बढ़ जाते हैं 10-12 शब्द तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से काफ़ी आसानी से टॉपिक्स जो बताए गए इंपॉर्टेंट उस पर शॉर्ट नोट लिखने को मिल जाएंगे। आइए अब आखिरी सेक्शन देखते हैं इस पेपर का, सेक्शन सी, जिसमें आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय। तो ये सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और इनके आपको आंसर लिखने हैं। न्यूक्लियस की खोज यानी कि डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बीच में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, शब्द उन्होंने सेल दिया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। एक नाम यहाँ पर फोंटाना है, इसको भी याद रखिएगा। फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की खोज की थी, केंद्रिका की, जो न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी गोलाकार संरचना होती है बिना भित्ति वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं।
राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, ऑल। हिस्टोन एक खास तरह के एसिडिक प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ, माफ़ कीजिएगा, बेसिक प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ कंबाइंड करके और उसके बाद सुपर कॉइलिंग द्वारा वो क्रोमोसोम में बदल जाता है डीएनए, तो वो इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में जो है कॉइल्ड करता है। कई तरह के होते हैं, उनको हम H1, H2A, H2B, H3 और H4 इन नामों से जानते हैं। और अगर आपने प्रोफेज से पहले जो इंटरफेज होती है उस समय का अगर केंद्रक का कोई डायग्राम देखा है तो उसमें बहुत बिखरी हुई अवस्था में क्रोमैटिन धागे दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर थोड़े थोड़े गैप से मोती के जैसी संरचनाएं लगी रहती हैं। पुराने समय में उनको जीन्स माना गया था, बाद में पता चला वो हिस्टोन प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको ऑक्टोमर यूनिट कहा गया, फिर न्यूक्लियोसोम कहा गया। तो एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के रूप में डीएनए के साथ कुंडलित होते हैं और तब डीएनए कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में क्रोमोसोम में बदलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर जो है क्रोमोसोम है कि जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ सुपर कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बनाएगा तो वो क्रोमोसोम में आपको हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम्स के सिरे टर्मिनल एंड्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम आप जानते हैं उसमें जो भुजाएं होती हैं उनको क्रोमैटिड्स कहते हैं और जहां वो जुड़ी होती हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं और उसका एक ऊपरी सिरा और एक निचला सिरा हो सकता है। तो ये दो सिरे जो हैं क्रोमोसोम के, इनको क्या कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा एक नोट भी है, आप आंसर याद रखिएगा, टीलोमियर्स। डी ऑप्शन सही है। क्रोमोसोम्स के जो सिरे हैं उनको टीलोमियर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर भी है। किसको आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग्स कहते हैं? विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स? तो सुसाइडल बैग्स जो उनको हम कहते हैं वो सेल ऑर्गेनेल तो ये हैं, बी ऑप्शन सही है आपके लिए। लाइसोसोम क्यों कहते हैं, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है। इन सेल ऑर्गेनल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो जिस कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है अगर वो लीक कर जाए उस कोशिका में तो न सिर्फ कोशिका को वो नष्ट कर देंगे बल्कि लाइसोसोम को भी नष्ट कर देंगे। तो लाइसोसोम अपने अंदर एक खास लेवल का पीएच मेंटेन रखता है जिससे कि वो लाइसोसोम को हानि नहीं पहुंचा पाते, लेकिन वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वही कारण है इसको सुसाइडल बैग्स कहने का। तो लाइसोसोम को आप आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग्स कहते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? एक अच्छा क्वेश्चन है और जो इसमें आपके लिए आंसर है वो जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं अगर उनको ये शब्द समझना आए तो इसकी जगह जनन कोशिकाएं याद रखिएगा। हमारे शरीर में जो भी गैमीट बनाने वाली जनन कोशिकाएं हैं वो मियोसिस करती हैं और फिर उनसे गैमीट बनते हैं। तो हमारे अंदर जो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु, टेस्टिकुलर सेल्स के अंदर, वो भी मियोसिस करती हैं और जो फीमेल के अंदर जो एक्स या ओवम बनते हैं वो सेल्स भी मियोसिस करती हैं। तो मियोसिस हमेशा जनन कोशिकाओं में होगा, जर्म सेल्स में होगा। जिनको बॉडी सेल्स कहते हैं या सोमैटिक सेल्स या दैहिक कोशिकाएं कहते हैं उनमें हमेशा माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस आपके शरीर की वृद्धि और आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए होता है और ये गैमीट्स बनाने के लिए होता है जर्म सेल्स के अंदर। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे कुछ ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर के जो आपको मिड टर्म एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है रेहान्स बायोलॉजी को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बहुत तेज़ी से अभी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में काफ़ी सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे और आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरह और बहुत टाइमली हम कवर करेंगे और फिनिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बराबर ये क्वेरी कर रहे हैं कि क्या सिलेबस कवर हो पाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, हम सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जितना आपको कहा गया है अभी तैयार करने के लिए, ये मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी और अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं